भारत क्लिक के रूबरू कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं चौधरी भूपेंद्र जी। हनुमानगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर एक प्रबल दावेदार माने जाते हैं। चौधरी साहब, आप प्रदेश कार्यकारिणी के भी सदस्य हैं और सक्रिय रूप से राजनीति से जुड़े हुए हैं और एक राजनीतिक घराने से आप आते हैं, तो सबसे पहले तो आपका रूबरू कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरी नमस्कार। चौधरी साहब, आपका परिवार 3 पीढ़ियों से राजनीति के अंदर है। अगर मैं बड़े वृक्ष की बात करूं तो चौधरी आत्माराम जी मुझे बहुत अच्छे से याद आते हैं। विनोद जी वर्तमान हमारे विधायक हैं और आप कांग्रेस के वर्तमान भावी नेता हैं, विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप अपनी दावेदारी को किस संदर्भ में देखते हैं कि आपकी दावेदारी कितनी प्रबल है? मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने इस राजनीतिक परिवार में जन्म लिया। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, सभी के साथ जन्म से मैं देखते आ रहा हूँ कि हमारा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहा है, भागीदारी रही है। तो मैं इसको ये नहीं समझता कोई एक लीडरशिप या कोई नेतागिरी के टाइम में मैं नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ हमारे को मौका मिला है एक समाज सेवा का। हमारे क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है उसमें हमारी भागीदारी, राष्ट्र निर्माण में भागीदारी, क्षेत्र के निर्माण में हमारी भागीदारी। तो दिस इज़ लाइक वेरी मेरे को बहुत ही अपॉर्चुनिटी ये दिखी एक समाज सेवा के लिए, एक राजनीति। पिछले कालखंड की अगर मैं बात करूं तो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला जातिवाद से दूर दिखाई देता है, परंतु कभी कभी एक पारिवारिक सदस्य के तौर पर आप पर परिवारवाद और वंशवाद के आरोप लगते रहे हैं। इन आरोपों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? अगर मेरे को पब्लिक लाइफ पसंद है, अगर मैं लोगों के अंदर रहना चाहता हूँ, अगर मैं समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता हूँ, अगर मैं घर पर नहीं बैठा रहना चाहता, मेरे को ऑफिस वर्क नहीं पसंद, अगर मेरे को पब्लिक लाइफ पसंद है, तो दैट शुड नॉट डिस्क्वालीफाई। अगर मेरे पेरेंट्स अगर रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो उनका पॉलिटिक्स में रहना, एमएलए रहना, तो वो मेरे लिए कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ तो लोगों को फैसला करना चाहिए मैं काबिल हूँ कि नहीं हूँ। मतलब आप मान के चलते हैं कि आपके लिए इस तरह का कोई भी अवरोध नहीं है, आप इसको कोई विरोधाभासी नहीं मानते हैं? बिल्कुल ही नहीं है, एब्सोल्युटली। ये तो मेरे लिए एक फ़ायदे की बात है कि मेरे को एक्सपीरियंस है, जन्म से मैं देखता आ रहा हूँ। कॉलेज के टाइम में, स्कूल के टाइम में लोग हमारे घर आते रहे, मैं लोगों के घर जाता रहा हूँ, लोग मेरे को जानते हैं मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। तो मेरे तो एडवांटेज है ये। और मेरे ख्याल से अगर कोई काबिल है और कोई चाहता है इस काम में, इस पेशे में, ये काम करने के लिए, तो उसके पेरेंट्स अगर पहले से ही हैं तो ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, ये तो एक क्वालिफिकेशन है, अच्छी बात है। निश्चित ही जिले के लिए गर्व और सम्मान की बात है कि चौधरी आत्माराम जी, चौधरी विनोद जी, उसके बाद में आप तीसरी पीढ़ी राजनीति के अंदर हैं और हमारे एक नागरिकों के लिए गौरव की बात है कि आज तक किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप भी आपके परिवार पर नहीं लगा है। उसके बाद भी ये जो तमाम बातें होती है तो कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर करती है। मैं इसी संदर्भ में आपसे पूछना चाहूँगा कि आज से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से 2 ही बड़ी पार्टियाँ जिले के अंदर एक प्रतिद्वंदी के तौर पर थी। अब की बार कुछ उभरती हुई पार्टियां, जिनमें आम आदमी पार्टी भी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी अपना वजूद यहाँ खड़ा कर रही है, अभिनव राजस्थान पार्टी भी कहीं ना कहीं चर्चा के अंदर बनी हुई है, तो इनको आप किस चुनौती के रूप में देखते हैं? मैं तो समझता हूँ ये चुनौती नहीं है, ये तो फायदा, अच्छी बात है। डेमोक्रेसी, ये तो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का एक प्रतीक है कि सभी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, सभी लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। देयर इज मोर एक्टिविज्म, हर एक आदमी चाहता है कि मेरा भागीदारी हो गवर्नमेंट के अंदर। ये तो ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है। अच्छी बात है कि लोग और आए, भागीदारी रखें ताकि डेमोक्रेसी अपनी। और मैं तो ये समझता हूँ ये जो सब बातें हैं, ये इस बात का संकेत है कि हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी ने पूरी जड़ें जमा ली हैं। हम पक्की हो गई है डेमोक्रेसी, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले रहे हैं इसमें। और मैं तो कहूँ ज़्यादा पार्टियाँ, ज़्यादा लोग आए इसमें भाग लें तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं, परंतु इसके साथ साथ पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत। आप इसको किस संदर्भ में देखते हैं या आपकी राजनीति उससे कितनी प्रभावित होगी? मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कोई घमासान नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। हमारे एक छत्र नेता अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने इतना बढ़िया मुख्यमंत्री काल उनका रहा है, शानदार एक परफॉर्मेंस रही है, शानदार एडमिनिस्ट्रेशन रही है। ये छोटी मोटी कोई खबरें आती हैं, अखबार वाले अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए कह देते हैं घमासान। कोई, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारी पार्टी के अंदर कोई घमासान नहीं है, बिल्कुल ही क्लियर कट है। और वैसे इतने बड़े परिवार में अगर कोई अपने कोई ओपिनियन जाहिर कर भी देता है तो कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी है, एंड अदरवाइज देयर इज नो सच थिंग एज अ घमासान और समथिंग। एवरीथिंग इज वेरी पीसफुल। हमारी पार्टी यूनाइटेड है। इस चुनाव के लिए हम जा रहे हैं 2023 के एंड में, और मेरे को इस बार पूरा विश्वास है कि हम पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें इस बार जीतेंगे।
भारतीय जनता पार्टी अपने आप अब की बार जो राजस्थान की रवायत रही है या परंपरा रही है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, उस संदर्भ में सत्ता विरोधी लहर भी मानकर चल रही है और 2019 से लेकर 2023 तक कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कोई उपलब्धि भरे कार्य है जिनकी वजह से आप दावेदारी भी पेश कर रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि अब की बार सरकार रिपीट होगी। क्या ये रवायत बदलने जा रही है अब की बार राजस्थान की? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कोई भी जो गवर्निंग जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए सबसे बड़ा हर्डल है चुनाव के टाइम में एंटी इनकम्बेंसी के हर्डल को पार करना एक चुनौती होती है हर एक पार्टी के लिए। पर जो इस बार जो हमने काम किया है, मुख्यमंत्री जी ने जो स्कीम्स लेके आए हैं, जो पॉलिसीज लेके आए हैं, वो मैं समझता हूँ एक स्वर्णिम काल रहा है राजस्थान के लिए। हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि समुद्रगुप्ता के टाइम में बहुत ही शानदार एक शासन था, विक्रमादित्य बड़े तगड़े राजा थे, अकबर द ग्रेट हुए, और मतलब ऐसे ऐसे जो हमें महाराजा रणजीत सिंह हुए कि उनके कार्यकाल को लोग याद करते हैं इतिहास में भी, उन लोगों में बड़े शांति थी, बड़ी समृद्धि थी। उसी तरीके से इस बार जो स्कीम्स लेके आए हैं सीएम साहब, विशेषकर मैं हनुमानगढ़ की बात करूं तो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, मैं लिस्ट एक फहरिस्त है पूरी, अगर मैं गिनाता रहूं तो मेरे को शाम हो जाए, इतने काम। और जो 25 लाख रुपए तक की इनको फ्री जो इलाज हॉस्पिटल्स में, और ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू कर दी कर्मचारियों के लिए, एक ऐतिहासिक फैसले जो लागू किए हैं। तो मेरे को ये पक्का ही नहीं, मेरे पूरा विश्वास है मेरे को कि इस बार कांग्रेस पार्टी पिछली बारी से ज़्यादा सीटें लेके प्रचंड बहुमत से दोबारा सत्ता में आएगी। भूपेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी अपने आप को किसान हितैषी पार्टी होने का दावा करती है, परंतु वर्तमान परिदृश्य में पिछले कुछ दिन से किसान, बाखड़ा के किसान नहरी सिंचाई पानी को लेकर के आंदोलनरत है। उसमें दोनों गुट्स की अगर मैं बात करूं, पायलट गुट या अशोक गहलोत गुट या उनके जो भी जिला स्तर के प्रतिनिधि है, कांग्रेस कहीं भी धरना के अंदर या किसानों के समर्थन में दिखाई नहीं दी। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं सबसे पहले कह दूं, कांग्रेस ये नहर लेके कौन आया? कांग्रेस नहर लेके आई। जवाहरलाल नेहरू जी ने कल्पना की जो हिमालय का पानी राजस्थान में लेके आने की। इससे पहले महाराजा गंगा सिंह जी ने सभी रास्ता दिखाया सभी को कि हिमालय का पानी राजस्थान में आ सकता है। उसको फॉलो करते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचवर्षीय योजनाओं में प्रथम एशिया की सबसे बड़ी नहर बनाने की योजना बनाई जो उस कल्पना से बाहर थी लोगों की। तो पानी तो कांग्रेस लेके आई, राजस्थान कनाल हम लेके आए, बागड़ा कनाल हम लेके आए, बागड़ा डैम का निर्माण किया, पौंग डैम का निर्माण किया। तो पानी लेके आने वाली तो कांग्रेस ही है, कल्पना तो कांग्रेस ने ही सजाया कि हम राजस्थान को हरा भरा करें। और अगर पिछले दिनों से कुछ अगर पानी मेंटेनेंस के लिए और ये नहर के रख रखाव के लिए हमने हमारी पार्टी ने पैसे दिए थे ताकि नहर का रख रखाव हो, टूटे नहीं, पानी चलता रहे, निरंतर पानी बहता रहे, लोगों को पानी मिलता रहे। तो कांग्रेस तो लेके आने वाली है, कांग्रेस ने पैसे दिए नहर को ठीक करने के लिए। अगर उस ठीक करने की अवधि में कोई 2-4 दिन पानी लेट हो गया, क्लोजर में पूरी निर्माण अगर नहीं हो सका, 5-10 दिन लग भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कम से कम अगर मान लो एक फसल बोने में लेट हो गए, अपने एक फसल अपने को नहीं भी मिली तो कम से कम आगे तो अपनी गारंटीड है, अभी आगे तो अपने निरंतर पानी चलता रहेगा, अपने को आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं तो कह रहा हूँ हमारी गवर्नमेंट ने अच्छा काम ही किया जो पैसे दिए हैं इसको ठीक करने के लिए। और ये आगे मैं समझता हूँ भी एक बार अगर ठीक ठाक हो जाए नहर अच्छी तरह से, इसको समय मिल जाए पूरा, तो आगे फिर और सालों साल बढ़िया नहर चलेगी, पानी टाइम पर चलेगा। कल किसान नेताओं ने जो आंदोलन थे बाखड़ा नहरी सिंचाई जल को लेकर के, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान जी बेनीवाल ने गंभीर आरोप लगाए कि दोनों ही पार्टियों ने किसानों की अनदेखी की है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने किसानों का किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं किया और ये एक ढकोसला है किसानों के समर्थक होने का। ये समाधान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही करवाएगी, ऐसे बयान उनके थे। इन पर आपकी क्या राय है? ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर कोई कुछ भी बयान दे सकता है, कुछ भी कह सकता है, सभी को आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पार्टी, जो तंजीम, जो लोग नहर लेके आए यहाँ पर, जिन्होंने ये कल्पना की भी हिमालय का पानी या रेगिस्तान के धुरों में आ सकता है, यहाँ खेती हो सकती है, वैसी पार्टी को कोई कैसे कह सकता है भी उन्होंने किसानों की अनदेखी की है। मैं कह रहा हूँ भी उसके साथ कितना ज़बरदस्त विस्तार हुआ है, नहरों बनी है, माइनर्स बनी है, लोगों को मौके मार के पानी की बारी दी है सभी को। और मैं इससे कोई बढ़िया कोई काम कर ही नहीं सकता। ये राजस्थान की, मैं एशिया की सबसे बड़ी नहर है। इसके बाद एक नाइल है इजिप्ट के अंदर, क्या वो कहते हैं इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ द नाइल। उस नाइल की वजह से इजिप्ट आज जिंदा है। तो ये इलाका किस लिए आज सच इतने लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, रहन सहन अच्छा है, इतना बेहतर, जो लोग कहते हैं सारे राजस्थान के लोग और सारे राजस्थान के लोग उत्तर पश्चिमी राजस्थान को एक भरा बड़ा एक समृद्ध क्षेत्र मानते हैं। क्यों मानते हैं? नहर की वजह से मानते हैं। और नहर कौन ले गया? जवाहरलाल नेहरू जी ले गए, कांग्रेस लेके आई। और ये सिर्फ यही नहीं, हम और आगे विकास करेंगे।
कोई कमी नहीं रहने देंगे। जहाँ भी अनकमांड एरिया पानी और लेके आएंगे और कोई एक एक इंच का पानी का हिसाब रखेंगे। जो भी अब ये आज नहर बंदी हुई पानी का, ये किस लिए हुई? ताकि पानी वेस्ट ना हो। जहाँ सीपेज हो रही है, डैमेज है कहीं नहर, उसको रिपेयर किया जाए ताकि एक एक जो हमारे क्षेत्र का पानी है वो ज़ाया ना हो। भूपेंद्र जी, सरकार महंगाई राहत को लेकर बड़ी गंभीर दिखाई दे रही है और उसके लिए प्रचार प्रसार भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। गांव में और प्रशासनिक स्तर पर, शहरों के अंदर भी कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। आप इन महंगाई राहत कैंपों को क्या राहत भरा मानते हैं या आहत भरा मानते हैं? मतलब इसको कैसे मैं कैसे आपको समझाऊं कि मैं जब से कैंप शुरू हुए हैं, रिलीफ कैंप, चाहे शहरी क्षेत्र में हो चाहे गाँव में हो, मैं हर कैंप में जाता हूँ। हर रोज इस कार्यक्रम के बाद में मैं जाऊँगा तो आपको मैं बताऊं कि लोगों में बड़ा भारी उत्साह है। करोड़ों लोग पंजीयन करा चुके हैं, करोड़ों रुपए का लाभ लोगों को मिलने वाला है। और मेरे ख्याल से कोई ये कैंप इसलिए और भी ज़्यादा सार्थक है भी गली मोहल्ले में हर एक जगह, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो भी ये स्कीम्स हैं, ये ताकि सिर्फ फाइल में दफ्तर में तक सिमट ना रह जाए फाइल, ये जो कार्यक्रम है तो लोगों को पता चले इसके बारे में। इसलिए मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एक बार फिर, जो एक शानदार उन्होंने गवर्नेंस, एक शानदार टाइम, एक 5 वर्ष जो कार्यकाल उन्होंने दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद है। हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग लाभान्वित हुआ है राजस्थान गवर्नमेंट के शानदार कार्यक्रमों से। भूपेंद्र जी, आपने अपने ही शब्दों में बताया कि जिले के अंदर तमाम प्रकार के शैक्षणिक संस्थान खोले जा चुके हैं और भी जो संस्थान पेंडिंग्स हैं उनको भी सरकार खोलने जा रही है। परंतु हमारा जिला कृषि प्रधान है। कृषि प्रधान जिला होने के नाते आप यहाँ किस उद्देश्य के साथ पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? आपके ओपिनियन पर्सनली क्या है इस विषय पर? मैं तो कहता हूँ भाई हमारे यहाँ पर बागवानी का और होने चाहिए, बाग लगने चाहिए। हम अब और फजलका में जाते हैं तो हमारा भी दिल करता है हमारे क्षेत्र में भी बाग लगे। यहाँ पर जो पानी का शेयर है, जो हमारा कोई वेस्ट हो रहा है वो बिल्कुल वेस्टेज पानी की बिल्कुल रोकी जाए, ड्रिप इरीगेशन को प्रोत्साहन दी जाए, फुहारा पद्धति को और दी जाए। गवर्नमेंट ने बहुत काम किया इस क्षेत्र में, लोगों को डिग्गियाँ भी दी हैं, सोलर एनर्जी के लिए पंप सेट्स दिए पानी पंप करने के लिए। और इस तरह से हम और आने वाले समय में, इस बार कांग्रेस अब जब दोबारा सत्ता में आएगी तो जो अनफिनिश्ड काम है उसको दोबारा पूरा करेंगे हम। भूपेंद्र जी, कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखाई देता है कांग्रेस पार्टी के बयानों में और जो कार्यप्रणाली धरातल पर चल रही है। डिग्गियों के पैसों को लेकर किसान आंदोलनरत है, सौर ऊर्जा पंपों को लेकर के किसानों की काफ़ी बार मीडिया में चर्चाएं चली है और किसान आंदोलन करने के स्तर तक भी पहुंचे हैं। और जो अन्य प्रकार की कृषि उपकरणों से संबंधित सब्सिडी है उसको लेकर भी समय समय पर गंभीर आरोप लगते रहे। इस विषय में आप क्या बताना चाहते हैं? मैं इस बार लगभग 400 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने बागड़ा क्षेत्र में नहरों खाड़े पक्के करने के लिए दिए हैं और तमाम किसानों को डिग्गियां मिली है, पंप सेट मिले, सोलर। पर कोई रिसोर्सेज लिमिटेड, हर एक आदमी को नहीं मिल सकते हैं, समय लगेगा। पर मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपको भी किसी किसान को आंदोलन करने की जरूरत नहीं रहेगी। हम एक एक जो व्यक्ति है उसको लाभ पहुँचाएंगे और खेती को बढ़ावा देंगे। आप विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर आगामी जो चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, उसमें एक प्रत्याशी के तौर पर आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं या जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से मैं एक ही अपील करना चाहूँगा इस मौके पर कि जो शानदार कार्यक्रम कांग्रेस ने और जो एक भागीदारी रही है कांग्रेस की राजस्थान प्रदेश के विकास के लिए और विशेषकर अपने हनुमानगढ़ क्षेत्र के विकास के लिए, ये अभी पूरा नहीं हुआ है। हमें 5 वर्ष इसके लिए बहुत ही कम है। तो मैं तो ये समझता हूँ मैं अभी ये जो अपना जो राजस्थान है ये कांग्रेस का गढ़ बनना चाहिए। सिर्फ 5 ही वर्ष क्यों, मैं करूँ 30 साल तक, 35 साल तक। जब कम्युनिस्ट वहाँ पर बंगाल में और उड़ीसा में नवीन पटनायक इतने साल तक उनकी गवर्नमेंट, सिक्किम में डेमोक्रेटिक फ्रंट है SDF, वो कर सकती है, इतने सालों तक अपनी गवर्नमेंट चला सकती है, तो अपने क्यों नहीं चला सकते? हमारे में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करूंगा कि आप एकजुट हो जाए, तकड़े हो जाए और इस बार 5 वर्ष के लिए नहीं, आगामी 25 वर्षों तक कांग्रेस का राज यहाँ राजस्थान में सुनिश्चित करें। भूपेंद्र जी, आपका हौसला, आपके विचार निश्चित ही जनता को उत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे। आपने भारत क्लिक के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपके विचारों की हमारा चैनल कदर करता है और उम्मीद करते हैं कि आपके विचार जनता तक घर घर द्वार द्वार पहुंचेंगे। थैंक यू। एक विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर आपको भारत क्लिक की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। आपकी उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। थैंक यू सर, आपको भी, सभी को नमस्कार।